नमस्कार दोस्तों, मैं राजन मिश्रा अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का लाभ ले रहे होंगे और एक निवेदन भी है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और ज़्यादा क्वालिटेटिव मटेरियल मैं लगातार अपनी इस वीडियो में डालता रहूं। आज हम लोग जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास। अब सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री में वो ये है कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है। जैसे हमारी इंडियन हिस्ट्री या भारतीय इतिहास जो है इसको हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। और ये हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो एंशियंट है वो हड़प्पा काल से शुरू होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम एंशियंट से फिर मेडिवल में आते हैं, और जब मेडिवल में आते हैं तो वो उसको प्री मेडिवल और पोस्ट मेडिवल दो भागों में डिवाइड किया गया। और उसके बाद फिर हम मॉडर्न में आते हैं, प्लासी के वार से शुरू होता है, आज तक वो चलता है। इस प्रकार से वर्ल्ड हिस्ट्री का जो विश्व इतिहास का विभाजन है वो क्या है, तो उसको भी तीन भागों में बांटा गया है। यानी विश्व इतिहास का विभाजन भी तीन भागों में है। जो सबसे पहला भाग है उसे कहते हैं एंशियंट वर्ल्ड हिस्ट्री या एंशियंट हिस्ट्री, और इसकी जो टाइमिंग है वो 3600 BC टू 500 AD, यानी 3600 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक का जो समय है वो विश्व इतिहास में प्राचीन काल के नाम से जाना जाता है। अभी मैं इसी के साथ इसकी विशेषता भी आपको बताऊंगा। पहले ये काल विभाजन समझ लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो सेकंड फेज है वर्ल्ड हिस्ट्री का, इसे कहते हैं मिडिल एज या मेडिवल वर्ल्ड हिस्ट्री। ये आपका शुरू होता है 500 AD टू 1500 AD तक, यानी 500 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक। तीसरा फेज जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री का, उसे कहते हैं मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री या मॉडर्न या प्रेजेंट डे। तो ये शुरू होता है आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर आज तक का जो समय है इसको हम इसमें देखते हैं। यानी काल विभाजन इसका तीन हो गया, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। अब इसमें इन तीनों कालों की विशेषताएं क्या हैं और कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो हमारी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे वो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपटीशन हो, स्टेट कमीशन हो, तो उसको भी देखेंगे। अभी पहले आप इनकी विशेषताओं को देख लें। ये जो प्राचीन काल है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री के संदर्भ में, इसमें आप देखेंगे कि लोगों का जो जीवन है वो सरल है, धर्म का प्रभाव नहीं है। अभी इस फेज में अभी धर्म का प्रभाव नहीं है लोगों के जीवन पर, धर्म का प्रभाव नहीं है, सामंतवाद भी नहीं है। और इसी फेज में कई सारे विचारक, चिंतक हुए जिन्होंने विश्व को एक नई दिशा दिखाई, एक नई रोशनी दी। इसी टाइम पीरियड में आपको पाइथागोरस मिलेंगे, अरस्तु मिलेंगे, और भी ऐसे महापुरुष मिलेंगे जिन्होंने बहुत कुछ ज्ञान के माध्यम से विश्व को दिया। यानी लोगों का जो जीवन है वो ज्ञान पर आधारित है, धर्म का प्रभाव नहीं है। और साथ ही साथ सामंतवाद भी आप देखेंगे इस फेज में नहीं है। यानी आप कंक्लूजन में कह सकते हैं कि प्राचीन विश्व का जो इतिहास है इसमें मानव जीवन सुखी और सरल था। फिर जो सेकंड फेज आया जिसको हमने मेडिवल वर्ल्ड हिस्ट्री नाम दिया, इसमें कई प्रकार की समस्याएं आ गई। एक तो ये हुआ कि विश्व का या दो भागों में विभाजन हो गया विश्व इतिहास का। यहां पर आप देखेंगे ये यूरोप, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप, ये दो प्रकार का विभाजन आप देखेंगे इस समय।
इसमें हुआ ये कि जो इस दोनों पोर्शन में धर्म का प्रभाव स्थापित हुआ, सामंतवाद स्थापित हुआ, और धर्म के प्रभाव और सामंतवाद के प्रभाव के परिणाम स्वरूप लोगों के जीवन में अनेक प्रकार से अंकुश स्थापित हो गया। रोम ये बन गया आपके पश्चिमी यूरोप का केंद्र, और कस्तुनतुनिया जो बन गया वो बन गया आपके पूर्वी यूरोप का केंद्र। इसके अलावा जर्मनी का आक्रमण शुरू हो गया इन केंद्रों पे। आप देखेंगे कि रोम का जो प्रभाव है, जो प्रभुता है, जो महत्व है, वो 5वीं शताब्दी तक आते आते समाप्त हो गया। लेकिन कस्तुनतुनिया जो कि पूर्वी यूरोप का मुख्य केंद्र था, राजधानी थी, उसका महत्व 1453 तक बना रहेगा। इस फेज को हम डार्क एज भी कहते हैं, डार्क एज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी विश्व इतिहास का अंध युग। क्यों अंध युग कहते हैं? क्योंकि यहां पर ज्ञान का महत्व समाप्त हो गया, धर्म की प्रभुता स्थापित हो गई, सामंतवाद स्थापित हो गया, और मानव के जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयां और अंकुश अधिरोपित कर दी गई, यानी मानव का जीवन जो है वह कष्टमय हो गया। यहां पर आप देखेंगे कि मनुष्य से अधिक धर्म को महत्व दिया जाने लगा। यहां पर क्या था? यहां पर मनुष्य का महत्व था, धर्म का महत्व नहीं था। यहां पर क्या हो गया? मनुष्य पीछे हो गया और धर्म आगे हो गया, और धर्म से संबंधित लोगों ने मानव का शोषण शुरू कर दिया, और साथ ही साथ इस शोषण में सहभागी कौन बना? सामंत, यानी फ्यूडल हेड्स, जिनके पास शक्ति थी, इकोनॉमिक सोर्सेस। इन लोगों ने कॉमन मैन के जीवन में एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिया। ये प्रक्रिया चलती रही 1500 ईस्वी तक। 500 ईस्वी से इसको हम आरंभ मानते हैं, और 1500 ईस्वी तक चलती रही। इस पूरे फेज को हम डार्क फेज कहते हैं, अंधकाल कहते हैं। इसको मेडवल फेज भी कहते हैं, मेडवल एज भी कहते हैं, और मेडवल वर्ल्ड हिस्ट्री भी कहते हैं। इसके बाद परिवर्तन हुआ और नई आइडियोलॉजी सामने आई, और यूरोप ने, विश्व ने आधुनिक समय में प्रवेश किया, जिसका प्रारंभ हम मानते हैं 1500 ईस्वी। ऐसा क्या हुआ इस समय? तो एक घटना है यूरोप की जिसके बारे में आपने सुना होगा, और वो घटना है पुनर्जागरण। इस पुनर्जागरण ने क्या किया? मानव को फिर से महत्ता देनी आरंभ की, और धर्म को पीछे करना शुरू किया। तो अब जो हम इसके बाद डिस्कस करने जा रहे हैं, वह डिस्कशन हमारा होगा किस पे? पुनर्जागरण पर। क्या है ये, कब हुआ, और इसके लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? पुनर्जागरण। अब पुनर्जागरण है क्या? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि पुनर्जागरण का मतलब क्या है। तो पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना, यानी सोई हुई अवस्था से जाग जाना। जैसे हम लोग सोते हैं रात में और सुबह जागते हैं, तो वह हमारा व्यक्तिगत जागरण है। लेकिन यहां पर जो शब्द प्रयोग किया गया पुनर्जागरण, तो ये किसी एक व्यक्ति से संबंधित नहीं है, ये संपूर्ण समाज, समाज भी कहना सही नहीं होगा, जबकि संपूर्ण, ये यूरोप के संदर्भ में अगर इसका प्रयोग किया जाए तो उसके लिए सही होगा। ये यूरोप के जागरण से। कैसी नीति थी यूरोप की? तो धर्म, अंधविश्वास और सामंतवाद की रूढ़ियों में जकड़ा हुआ समाज फिर से वह जागृत हुआ। प्राचीन यूरोप के ज्ञान के फिर से उसका प्रचार प्रसार हुआ, और लोगों के अंदर पुनः चेतना आई, और जो धर्म की निद्रा में जो लोग सोए हुए थे वो फिर से जागृत हुए। ये प्रक्रिया किसी एक समय की घटना नहीं है, बल्कि ये 2 शताब्दियों के सम्मिलित घटनाओं का एक क्रम है, और ये घटनाक्रम है आपका 14वीं से 16वीं शताब्दी की। यानी ये जो पुनर्जागरण का समय आप तय करेंगे, वो समय होगा 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच का समय। अब प्रश्न ये है कि पुनर्जागरण के लिए कौन से कारक उत्तरदायी थे? कैसे यूरोप
उस निद्रा में जो सोया हुआ था पूरे मध्यकाल में, ऐसा क्या हुआ कि यूरोप के अंदर पुनः जागृति हुई? तो इसके पीछे कई सारे कारण हैं। एक कारण है धर्म युद्ध। धर्म युद्ध है क्या? अक्सर हम लोग टीवी डिबेट में सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं धर्म युद्ध बात कर रहा हूं किसकी? इस पुनर्जागरण से जो संबंधित है। आपने एक जगह का नाम सुना होगा, यरूशलेम। यरूशलेम जो है, इसका ईसाई धर्म में विशेष महत्व है, आप जानते हैं। इस यरूशलेम पर कब्जा करने के लिए मुसलमानों और ईसाइयों के बीच 11वीं से 13वीं सदी के बीच में, यानी 2 शताब्दियों तक जो संघर्ष हुआ, जो युद्ध हुआ, उसे हम धर्म युद्ध के नाम से जानते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा इसको, धर्म युद्ध है क्या? तो यरूशलेम जो कि ईसाई धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए मुसलमानों और ईसाइयों के बीच 2 शताब्दियों तक जो युद्ध हुआ, उसे हम धर्म युद्ध के नाम से जानते हैं। इस धर्म युद्ध का परिणाम क्या हुआ? इस धर्म युद्ध का परिणाम ये हुआ कि इसमें ईसाइयों की पराजय हुई और मुसलमानों की विजय स्थापित हुई। अब इससे पुनर्जागरण कैसे हुआ? देखिए, जब धर्म युद्ध समाप्त हुआ या धर्म युद्ध जब चल रहा था, तो इसके परिणाम स्वरूप यूरोप के लोग पूर्वी देशों के लोगों के संपर्क में आए, उनके ज्ञान विज्ञान से अवगत हुए और उनके ज्ञान विज्ञान के प्रकाश में उनके यहां भी एक प्रकार से जागरण की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके बाद जो दूसरा कारण है वह है सामंतवाद का पतन। सामंतवाद जो है एक प्रकार से आर्थिक गतिविधियों और मानव की स्वतंत्रता पर एक बाधक के रूप में था। यूरोप में जो घटनाक्रम चल रहा था, उसका परिणाम ये हुआ कि सामंतवादी तत्वों का समापन हुआ। इसके बाद व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ। इसके परिणाम स्वरूप भी आवागमन बढ़ा। पश्चिम के लोग पूरब के देशों के संपर्क में आए और पूरब के देशों के संपर्क में आने की वजह से जो पूरब का ज्ञान था उससे लाभान्वित हुए। उनका तर्क विज्ञान, उनका खगोल विज्ञान, उनका गणित, इन सारी चीजों की जानकारी यूरोप के लोगों को हुई। आज आप भले ये समझें कि यूरोप के लोग बड़े एडवांस और बड़ी आधुनिक विचारधारा के हैं और पूरब के लोग पीछे हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं रहा है। सबसे पहले जो जागृति आई है, सबसे पहले ज्ञान विज्ञान और तर्क की जो महत्ता स्थापित हुई है, वो पूरब के देशों में स्थापित हुई है, न कि यूरोप में हुई है। और ये पुनर्जागरण की घटना से पूरी तरीके से प्रमाणित होता है। फिलहाल ये लोग व्यापार वाणिज्य के संपर्क में जब आए, विकास जब हुआ, तो पूर्वी देशों के संपर्क में आए और पूर्वी देशों के संपर्क में आने की वजह से उनके यहाँ भी ज्ञान विज्ञान का महत्व बढ़ा, तर्क का महत्व बढ़ा, चिंतन शुरू हुआ और फिर से उनके चिंतन में मानव केंद्र बिंदु के रूप में स्थापित हुआ। जो धर्म की महत्ता थी वो धीरे धीरे कम होने लगी और मानव स्वाधीन तरीके से सोचना शुरू करता है। इसके बाद कस्तुनतुनिया का पतन ये है क्या? तो ये पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी। इस पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी पर 1453 में तुर्कों ने अधिकार कर लिया। तुर्की आधिपत्य की स्थापना हो गई। अब जब यहां पर तुर्की आधिपत्य की स्थापना हो गई तो पोप की जो प्रतिष्ठा थी वो कम हुई। अब पोप की प्रतिष्ठा कम हुई यानी धर्म की प्रतिष्ठा कम हुई। तो अभी तक जो ये लोग एक तरीके से आडंबर फैला रखे थे कि ईसाई धर्म ये है वो है, इतना शक्तिशाली है, और जब इनके हाथों से इनका एक केंद्र निकल गया तब जाकर लोगों की समझ में आने लगा कि ऐसा नहीं है कि केवल ये शक्तिशाली है। तो पोप की प्रतिष्ठा धूमिल हुई, तो ये भी एक कारण है। इसके अलावा भौगोलिक खोजें हुई और भौगोलिक खोजों की वजह से आवागमन में सुविधा हुई। यूरोप के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जाने लगे और
इस आवागमन का परिणाम भी ये हुआ कि जहां एक प्रकार से आर्थिक प्रगति शुरू हुई, वैचारिक प्रगति भी शुरू हो गई। इसके बाद शिक्षा और साहित्य का विकास हुआ। तो इन सारी घटनाओं ने जो सुप्तावस्था में यूरोपीय समाज जा चुका था, उस यूरोपीय समाज को फिर से जागृत किया, उनको जगाया, समाज को एक तरीके से झकझोरा कि भैया धर्म के बंधन से मुक्त हो जाओ और तर्क और बुद्धि से सोचना शुरू करो, अपने प्रयास करो। केवल धर्म के सहारे अगर पड़े रहोगे तो निश्चित रूप से केवल पतन होगा और कुछ नहीं होगा। अपना प्रयास करो, मानवीय प्रयास करो। और इसके लिए आधार क्या बनाया गया? एक तो पूरब का ज्ञान और दूसरी तरफ यूरोप का प्राचीन ज्ञान, जो अरस्तु, पाइथागोरस, सुकरात जैसे महापुरुषों ने जो उसमें प्रदान किया था, उन्हीं सारे ज्ञानों की पुनरावृत्ति शुरू हुई और यूरोपीय समाज ने चिंतन शुरू किया। और आप देखेंगे कि इसका परिणाम निकलेगा। क्या परिणाम निकलेगा? यूरोपीय समाज के अंदर जो जागृति आएगी, वह जागृति धीरे 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 यूरोपीय समाज को विकास के शिखर तक पहुंचाएगी। तो आज के इस वीडियो में मैं बस यहीं तक डिस्कस कर रहा हूं। इसके बाद जो अगली सीरीज होगी इस वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो हम बात करेंगे उसमें यूरोप में होने वाले धर्म सुधार आंदोलन की। उसके बाद फिर अन्य घटनाओं का भी क्रम से हम निरीक्षण करेंगे। और उम्मीद है कि ये जो आज का जो लेक्चर था, ये आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आप सिविल सेवा प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं या प्रतियोगी हैं या आगामी 2-3 सालों में भी लेंगे, तो धीरे धीरे आप निश्चित रूप से अपना ज्ञानवर्धन करेंगे। यह समय है कि जब आप इस लॉकडाउन तो नहीं, एक लॉकडाउन है भी और नहीं भी आप कह सकते हैं, क्योंकि अल्लाह की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी शैक्षिक संस्थान सारे बंद ही हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस वर्ष कोचिंग संस्थानों में आप जा पाएंगे या आपका जाना स्वास्थ्यवर्धक होगा, क्योंकि महामारी अभी फैली हुई है और अब लगातार बढ़ रही है। तो बेहतर है घर में रहें, सुरक्षित रहें और ऐसे माध्यमों का प्रयोग करें जिसके द्वारा आप अपना ज्ञानवर्धन करें। ऐसा नहीं है कि आप अब कहीं पढ़ने नहीं जाएंगे तो घर में ही अपना समय खराब करेंगे। ये समय बहुमूल्य है, इसका सदुपयोग करें। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते भी हैं कि हमें हमेशा आपदा को अवसर के रूप में परिवर्तित करना चाहिए। तो ये अगर आपदा है कि हम जा नहीं सकते, कोचिंग संस्थानों में नहीं जा सकते, कॉलेज में नहीं जा सकते, तो ये क्या हो गई? एक आपदा हो गई। लेकिन इसको हम अवसर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? अपने समय को अधिक से अधिक यूटिलाइज करके, अपना ज्ञानवर्धन करके। हमारी पढ़ाई, जो हमारे प्रतियोगी विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, उनकी जो पढ़ाई है, उनकी जो तैयारी, उनकी जो प्रिपरेशन है, निश्चित रूप से यूपीएससी एक लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन है। वो कोई 1-2 दिन का सफर नहीं है कि 1-2 दिन में वो पूरा हो जाएगा। तो वो एक लंबा सफर है। तो उस लंबे सफर पर हमें चलते रहना, हमें रुकने की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं है कि अब ये सब कुछ बंद है तो हम भी रुक गए और घर में अपना टाइम खराब कर रहे हैं, कि टीवी देख रहे हैं, मोबाइल खेल रहे हैं। वो सब भी करिए, लेकिन निश्चित रूप से आपका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की दिशा में आप आगे बढ़ते रहिए। मेरे कई सारे पुराने विद्यार्थी लगातार संपर्क करते रहे कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे उनकी जो पढ़ाई है वो आगे कंटिन्यू हो सके। तो उसकी मैंने एक छोटी सी पहल की है। हो सकता है कि वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी ना हो, वीडियो क्वालिटी कोई अच्छी बहुत ना हो। कारण इसका यह है कि मैंने अभी संसाधन वो सारे प्रयोग नहीं किए हैं। निश्चित रूप से इसे मैं और आगे इम्प्रूव करूँगा। लेकिन जो मैटर आपको मिलेगा हमारे इस चैनल पे, वो निश्चित रूप से हमारी जो यूपीएससी और स्टेट कमीशन की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग होगा। क्योंकि भाई देखो, न्यूज़ तो चला नहीं रहे हम न्यूज़ चैनल की तरह से, है ना। तो ये जो हमारा जो पूरा प्रयास है वो केवल प्रतियोगी छात्रों के लिए है, जो छात्र अपनी सफलता अर्जित करना चाहते हैं और इस आपदा के समय में वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए एक प्रयास है।
तो उम्मीद है कि आप इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आगे फॉरवर्ड करेंगे। इससे और कुछ नहीं, मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं और ऐसे ही वीडियो बना के आपके लिए उपस्थित होता रहूँगा। नमस्कार।